सुपिंदर कौर के जाने से, उनकी हत्या से सिर्फ उनका परिवार अनाथ नहीं हुआ, तमाम कश्मीरी मुस्लिम बच्चियां, मुस्लिम बच्चे भी अनाथ हुए हैं। ये तो कश्मीरियत का कत्ल हुआ। लेकिन आज बहुत दुख के साथ मुझे अशोक पंडित ये सवाल आपसे पूछना पड़ रहा है। हो सकता है कुछ लोगों को ये सवाल बहुत कड़वा लगे। कश्मीर है काबुल, हिंदुओं के लिए जगह नहीं है क्या? अशोक पंडित। अमन जी, पहली बात तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने अपना पहला शो इस नए चैनल में आपने कश्मीर के लाल चौक से देश नहीं झुकने देंगे इस प्रोग्राम की शुरुआत की। और हम सब यही चाहते हैं कि हम देश को झुकने नहीं देंगे। हर हिंदुस्तानी ये चाहता है कि हम देश को झुकने नहीं देंगे। ये हमारे दिल की आवाज़ है, हमारा जहन है, ये देश हमारा है। तो इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। जहाँ तक कश्मीरी हिंदुओं की सवाल है, जहाँ तक कश्मीरी सिखों का सवाल है, 1990 से लेके आज तक कश्मीरी हिंदुओं ने जो सहा है कश्मीर में, वो बयान नहीं किया जा सकता। ये जो 4 हत्याएं हुई हैं हाल ही के दिनों में, ये हमें 1990 में ले जाता है। मुझे उसी तरह से लसकौल की लाश सड़क पे गिरती हुई नजर आई है। मुझे उसी तरह से नीलकंठ गंजू की लाश सड़कों पे नजर आई है। मुझे इसी तरह से प्रेमनाथ भट्ट की लाश सड़कों पे नजर आई है। मुझे इसी तरह से सरला भट्ट की लाश नजर आई है। हजारों की तादाद में कश्मीरी हिंदुओं की निर्मम हत्या, उनका नरसंहार, ये 4 हत्याओं ने हमें फिर याद दिला दिया है। हम फिर 1990 में चले गए। चुन चुन के महाराज ये पूछा गया है कि आपकी औकात क्या है, आपकी जात क्या है, आपकी पात क्या है, आप हिंदू हो कि मुसलमान हो, और आपने उनको मार के लुटा दिया। आपने जिंदा मार दिया उनको। शर्म नहीं है इनको। और हम जो अपने आप को हिंदुस्तानी बोलते हैं, हम जो अपने देश के झंडे को सलाम करते हैं, हमें इसलिए मारा कि हमारे अंदर हिंदुस्तान का खून दौड़ता है। हमें इसलिए मारा, आज तक हमें इसलिए मारा है। इतनी मौतें जो हमारी हुई है वो इसलिए हुई है कि हमने हिंदुस्तान का झंडा हर वक्त लहराया अमन, और ऐसे ही मरते रहेंगे। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी? ये कौन जिम्मेवार है इसका? ये सारे इन्होंने मोडस ऑफ ऑपरेंडी अपना चेंज कर दिया। अभी पिस्टल लेके घूमते हैं और नाम चुन चुन के मार के, गोली मार के लिटा देते हैं। हमारा निर्वासन हुआ है। कहां ये सूडो इंटेलेक्चुअल्स, कहां ये लिटरस मीडिया, कहां ये लोग? क्यों नहीं गए कश्मीर? क्यों नहीं बातें कर रहे? चुप गए अशोक पंडित जी। वो तो मैं एक बात कहता हूँ, मैं अशोक पंडित जी, मैं एक बात कहता हूँ कि जहां मानवाधिकार, अल्पसंख्यक अधिकार और सेकुलरिज्म की सीमा खत्म होती है ना, वहां से कश्मीर शुरू होता है। जहां सेकुलरिज्म की सीमा खत्म होती है ना, जहां मानवाधिकार, जहां अल्पसंख्यक अधिकार की सीमा, क्योंकि देश में अल्पसंख्यक अधिकारों की बात की जाएगी, लेकिन जहां ये सेकुलरिज्म की सीमा खत्म होगी ना, कश्मीर वहां से शुरू होता है। ये मुझे लगता है, और यहाँ के महसूस मैंने किया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन सुशील पंडित, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, फिर वही सवाल, कुछ नहीं बदला ना। बड़ी बड़ी बातें की गई, नया कश्मीर, नए कश्मीर में हिंदू कहाँ है भाई? मतलब 90 से लेकर अब तक कुछ नहीं बदला ना। हिंदुओं के लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं बदला। सुशील पंडित जी नमस्कार। आप कश्मीर की जमीन पर हैं, लाल चौक पर हैं, आप मेरे घर में हैं। वो घर जो जिहाद ने मुझसे छीन लिया, आज आप उस घर में आए हैं और मैं वहां आपके स्वागत के लिए नहीं हूं। मुझे इसका मलाल है। आप कह रहे हैं कि कश्मीर फिर वहीं लौटकर 1990 में चला गया है। ये कश्मीर 1990 में फंसा हुआ है। 1990 तक, तब से अब तक 32 साल से ये वहीं फंसा हुआ है। ये उससे बाहर नहीं आ पाया। इसमें कभी नलका थोड़ा धीमे बहता है, कभी थोड़ा तेज बहता है, और नल किसके हाथ में है, उसमें से कितना खून कब बहेगा, ये हम तय नहीं करते हैं। हमने क्रिकेट की स्कोरशीट की तरह गिनने तक अपने आप को सीमित कर दिया है कि पिछले साल कितनी पत्थरबाजी हुई, इस साल कितनी हुई।
पिछले साल कितना इन्फिल्ट्रेशन हुआ, इस साल कितना हुआ? पिछले साल कितने ग्रेनेड फेंके गए, इस साल कितने फेंके गए? लेकिन कितने फेंके जाएंगे, कितने मारे जाएंगे, कितने भगाए जाएंगे, ये वो तय करते हैं अपनी मर्जी से। कौन निशाना बनेगा, कहां मारा जाएगा, कैसे मारा जाएगा, कब मारा जाएगा, ये वो अपनी मर्जी से तय करते हैं। और हम केवल लाशें ढोने के लिए और स्कोर शीट, आंकड़े जमा करने के महदूद हैं। ये आई है। अमन जी, यह देश झुकाया जा रहा है 1990 से बार बार से झुकने पर मजबूर किया जा रहा है। जब हमारा प्रधानमंत्री यासीन मलिक को अपने घर बुलाकर नाश्ते पर बिठाता है और उसके साथ फोटो खिंचाता है तो ये देश झुकता हुआ दिखता है। जब हमारा पूर्व प्रधानमंत्री हुर्रियत का ऑफिस दिल्ली में इनॉग्रेट करता है तो हमारा देश झुकता हुआ दिखता है। मैं सुशील पंडित जी बस आपको 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर जब मैं हूँ लाइव इस समय, यहीं पर एक सवाल भी पूछा जा रहा है। देखिए, आखिर कब तक? ये संभवतः वही सवाल है जो आप और मैं पूछने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कब तक? ये सीधी तस्वीरें हैं। आखिर कब तक? देखिए, ये सवाल यहाँ पर भी पूछा जा रहा है, क्योंकि यार मेरे ख्याल से हर एक का सवाल है। देखिए, आई एम वीरेंद्र पासवान, आई एम सुपिंदर कौर, और ये यहाँ पर कैंडल मार्च, देखिए मोमबत्ती जलाई गई है। लेकिन ना, मेरा एक सवाल आदित्य, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, मेरा एक सवाल आदित्य आपको लेकर भी है। बार बार ये चीज कही जा रही है कि जो सवाल आमतौर पर पूछा गया आदित्य कि उस तरह से कश्मीर सड़कों पर नहीं उतरा जिस तरह से आमतौर पर उतरा है। मतलब कहते हुए दुख हो रहा है कि मारा तो आतंकियों ने, लेकिन उस सोच का भी विरोध करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। मैं सवाल और एलैबोरेट कर देता हूं कि गाजा को लेकर भी कश्मीर में लोग सड़कों पर उतरे हैं। गाजा में जो हो रहा है, इजराइल के खिलाफ भी उतरे हैं, रोहिंग्याओं के समर्थन में उतरे हैं, आतंकियों के मरने पर भी मातम बना है। लेकिन हिंदुओं के हत्याकांड पर तो वैसा सन्नाटा नजर आया, कोई सड़कों पर नहीं उतरा। तो फिर उस सोच को मैं क्या समझूं आदित्य? नमस्कार अमन, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, इट्स गुड टू सी यू ऑन न्यूज़ 18 इंडिया। और आप लाल चौक के प्रांगण में खड़े हैं, आप खड़े हैं घंटाघर में लाल चौक पे, और पिछले 2-3 दिन से हमारी बातचीत हो रही है, तो मुझे पता है कि कितना डिफ़िकल्ट है। बड़े बड़े संपादक कई सालों से कोशिश कर रहे हैं लाल चौक को कूच करने की, लेकिन बहुत कम जो है लोग वहाँ जा सकते हैं। जुलाई के महीने में मैं 1 महीने कश्मीर में रहा, और उसमें ज़्यादातर समय मैं लाल चौक में रहा मेरे एक दोस्त के घर में। उस वक्त मुझे ये यकीन नहीं हुआ कि फिर से 90 का जो दौर था अभी पतझड़ में, ऑटम में, हारुड़ में फिर से हो जाएगा। आपने सवाल बहुत ही दो टूक पूछा, और इस सवाल का एक ही जवाब है, कलेक्टिव साइलेंस। कलेक्टिव साइलेंस जो है कश्मीरी सोसाइटी की, वो हमें ये दिखाती है कि एक इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन जो है, इस्लामिस्ट कट्टरपंथी जो हैं, आतंकवादी जो हैं, हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं कर सकते कश्मीर में, सिखों को बर्दाश्त नहीं कर सकते कश्मीर में। वो चाहते हैं अपना एक इस्लामी राज्य बनाना, और तभी कश्मीरी पंडित जैसे मक्खनलाल बिंद्रू, कश्मीरी डोगरा या बाकी लोग जैसे दीपक चंद, सिख जैसे सुपिंदर कौर, ऐसे निहत्थे लोगों को मारा जा रहा है जो कश्मीरी मुसलमानों की सेवा कर रहे थे, उनको जो है दवाइयाँ दे रहे थे, उनको पढ़ा रहे थे, उनकी एजुकेशन के लिए केयर कर रहे थे। और आप कश्मीरी पंडितों को और सिखों को तो भूल जाइए अमन जी, आप ये देखिए कि कुछ ही साल पहले मोहम्मद अयूब पंडित के साथ क्या हुआ। कुछ ही किलोमीटर दूर जहां पर अमन आप खड़े हैं लाल चौक में जामिया मस्जिद है, और उसके बाहर मोहम्मद अयूब पंडित को लिंच कर दिया जाता है। क्या हमने एक भी प्रदर्शन देखा? क्या हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी के नेताओं को देखा लाल चौक पे आते हुए, प्रदर्शन करते हुए? आज तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि सेक्युलरिज्म है, और जो है हमारा एथोस है, और हम जो है भाई भाई हैं। लेकिन जब कश्मीरी पंडित की हत्या हो जाती है, जब इस्लामिक कट्टरपंथी और पाकिस्तानियों के खिलाफ बोलना पड़ता है, तब ये लोग कहाँ छिप जाते हैं। ये सच्चाई है घाटी की, कि बार बार कश्मीरी पंडितों पर और कश्मीरी सिखों पर और माइनॉरिटीज पर हमला हो रहा है। ये लोग नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित वहां रहे। और बार बार एक आखिरी चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी कश्मीरी पंडित की रिहैबिलिटेशन की बात होती है अमन, तो बोल दिया जाता है नहीं नहीं कश्मीरियत है। कश्मीरियत एक मिसनॉमर है, कश्मीरियत कोई सच्चाई नहीं है।
कश्मीरियत 1990 में खत्म हो गई थी, जब मस्जिदों से वहां पर कश्मीर से आवाज निकली कि कश्मीरी पंडित जो है यहां से निकल जाएं, लेकिन अपनी औरतों को आप यहीं रखें।